ये एक ब्लैक अमेरिकन बच्चे बर्नार्ड के जीवन की सच्ची कहानी है, जो बूट पॉलिश का काम किया करता था। बचपन में उसने सोच लिया था कि वो एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा, लेकिन ब्लैक और व्हाइट के बीच में अमेरिका में बहुत भेदभाव था, जिसके चलते ना तो उन्हें बैंक से लोन मिलता था, ना ही उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन बर्नार्ड ने हार नहीं मानी और वो संघर्ष करता चला गया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैंकर। ये कहानी बर्नार्ड की है। साल होता है 1965। बर्नार्ड वॉशिंगटन डीसी में रहता है। उसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग हैं जो उसे सबक सिखाना चाहते हैं। इसके बाद वो एक समिति के सामने अपनी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। ये साल होता है सन 1939, जब बर्नार्ड टेक्सास शहर में एक बैंक के बाहर जूते पॉलिश करने का काम किया करता था। इसीलिए पैसों की लेन देन और जमीन जायदाद के निवेश यानी कि रियल एस्टेट के बारे में ग्राहकों की सारी बात चुपचाप सुनता रहता था। जैसे उसके ग्राहक जाते, वो अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर लेता, और वो और भी ज्यादा सीखना चाहता है। इसीलिए बैंक की मीटिंग की सारी बातें चुपचाप सुनने के लिए वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। एक पुलिस वाला उसे देखकर नीचे खींच लेता है और बर्नार्ड भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को सब कुछ बता दूंगा। उस रात को बर्नार्ड के पिता उसे गोरे लोगों की जासूसी करने के लिए डांटते हैं और समझाते हैं कि काले लोगों को इससे भी छोटी बातों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजा दी जाती है, क्योंकि ये वो दौर था जब काले लोगों को गोरे लोग दबाए करते थे। वो उसकी डायरी देखते हैं और मानते हैं कि बर्नार्ड बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन उसे चेतावनी भी देते हैं कि गोरे लोग उसे कभी पैसा कमाने नहीं देंगे। और बर्नार्ड एक जिद्दी किस्म का लड़का है। वो कसम खाता है कि वो एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा। साल आता है 1964। बर्नार्ड अब बड़ा हो चुका है। उसकी शादी यूनिस से हो गई है और उसका एक छोटा बेटा भी है। आज वो अपनी वाइफ के साथ उसके परिवार से मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसकी वाइफ के अंकल उसे बताते हैं कि एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है जो ब्लैक यानी कि काले लोगों को नौकरी दे रही है। बर्नार्ड इस प्रस्ताव को मना कर देता और कहता है कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस के जरिए पैसे कमाना चाहता हूँ। दरअसल उसका प्लान एक इमारत का मालिक बनने की और किराए के माध्यम से पैसे कमाने की है। पर फिलहाल उसका परिवार एक छोटे से कमरे में रहता है, जो कि उसके वाइफ के अंकल का है। इसीलिए वो गुस्सा हो जाते हैं और बर्नार्ड पर काम न करने का आरोप लगाते हैं। रात के खाने के बाद बर्नार्ड की वाइफ अपने अंकल को बताती है कि बर्नार्ड एक जीनियस है, जल्दी वो सब कुछ ठीक कर देगा। दरअसल उसे बर्नार्ड पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो बर्नार्ड के पास जाती है। बर्नार्ड उससे वादा करता है कि जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर एक बड़े घर में ले जाऊंगा। अगले दिन बर्नार्ड अपनी वाइफ के चचेरे भाई टोनी को काम पर ले जाता है। टोनी का दोस्त मैट बर्नार्ड की कार की तारीफ करता है और उसे लगता है कि वो एक अमीर आदमी है, तो टोनी उसे बताता है कि बर्नार्ड इमारतों का मालिक है। बाद में बर्नार्ड एक गोरे लोगों वाले इलाके में बहुत सारी इमारतों को देखता है और उनकी हालत और कीमतों की जांच करता है। एक इमारत उसे पसंद आ जाती है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसे एक बहुत अच्छी इमारत मिल गई है, लेकिन उसे खरीदने के बाद उसके पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं बचेंगे, इसीलिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। उसकी वाइफ उसे जो से मिलवाने के लिए ले जाती है, जिसके लिए वो शादी से पहले काम किया करती थी। जो से मिलने के बाद उसे एहसास होता है कि जो अपने काम में सीरियस नहीं है, वो हर बात पर मजाक करता है, इसीलिए वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है। बर्नार्ड उसे अपना बिजनेस आइडिया बताए बिना ही वहां से निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि शहर के जो गवर्नर है वो जो से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि वो उनका दोस्त है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बर्नार्ड के लिए काफी नहीं है। कुछ समय के बाद वो पैट्रिक से मिलता है, जो उस घर का मालिक है जिसे वो खरीदना चाहता है। बर्नार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन घर खरीदने के बाद मरम्मत के लिए मुझे $10,000 की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि कर्जे के तौर पर तुम मुझे $10,000 दे दो। पर पैट्रिक्स कुछ हिसाब किताब का कारण बताकर उसे मना कर देता है और उसके हिसाब में गलतियां होती है और बर्नार्ड तुरंत उन्हें ठीक कर देता है, जिससे पैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उसे पैसे उधार नहीं देता। जाने से पहले बर्नार्ड मिड सिटी बैंक के रीड द्वारा भेजा गया एक कैलेंडर देखता है। फिर बर्नार्ड उस बैंक में जाता है और रीड के बारे में पूछता है। क्लर्क उसे बताती है कि रीड वहां नहीं है। हालांकि बर्नार्ड देख सकता है कि वो अंदर ही है, जिसका मतलब ये है कि उसके रंग की वजह से उसे बाहर निकाला जा रहा है। जो बात बर्नार्ड समझ जाता है, इसीलिए वो तय करता है कि बैंक के बाहर ही वो उसका इंतजार करेगा। आखिरकार रीड काम से बाहर निकलता है। बर्नार्ड उसके पास जाता है और उसे एक बिजनेस का आइडिया बताता है, जिससे उसे और पैट्रिक्स दोनों को फायदा होगा। हालांकि उसने पैट्रिक्स का नाम यहाँ पर बिना उसकी इजाजत के लिया होता है। इसके बाद वो घर आ जाता है। अपनी वाइफ को बताता है कि उसे लोन नहीं मिला, जिससे वो बहुत ज्यादा निराश होता है। तभी उसे पैट्रिक्स का कॉल आता है, जिसे पता चल चुका होता है कि रीड से बात करने के लिए उसने उसका नाम इस्तेमाल किया है। वो उससे पूछता है क्या उसे लगता है कि उसने जो किया वो व्यापार के कायदे कानूनों के हिसाब से सही है। बर्नार्ड नाम में जवाब देता है। इससे पैट्रिक्स खुश हो जाता है, क्योंकि वो उन लोगों को पसंद करता है जो उसी की तरह पुराने कायदे कानूनों को नहीं मानते। इसीलिए वो ऐलान करता है कि बर्नार्ड सुबह बैंक जाकर कर्ज ले सकता है और वो उसका गारंटर बनेगा। ये सुनकर बर्नार्ड बहुत खुश हो जाता है।
आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। वो अपनी वाइफ के साथ जश्न मनाने के लिए क्लब में जाता है। तभी वहां पर जो आ जाता है। जो बर्नार्ड के पास आकर उसे चिढ़ाता है। इससे बर्नार्ड उसे और भी कम पसंद करने लगता है। अगले दिन बर्नार्ड और टोनी इमारतों की मरम्मत पर काम शुरू कर देते हैं। अभी वहां पर किराए पर रह रही पहले से एक लेडी उन्हें देखती है, जो कि एक वाइट है, और वाइट पड़ोस में रहने के लिए उन्हें टोकती है। बर्नार्ड समझाता है कि वो यहाँ का नया मालिक है, लेकिन उस लेडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। कुछ ही देर बाद मैट वहां पर मदद के लिए आता है। बर्नार्ड उससे पूछता है, क्या तुम एक ब्लैक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए सहज हो? दरअसल ये वो दौर है जब कोई भी गोरा व्यक्ति किसी काले व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, बल्कि काले व्यक्ति गोरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। पर मैट उसकी बात का जवाब देता है कि वो केवल पैसों के लिए काम करता है। अब ये तीनों दिन भर मरम्मत का काम करते हैं। जल्दी दो पुलिसकर्मी ये कहते हुए पहुंच जाते हैं कि उस व्हाइट लेडी ने इमारत में काम करने वाले ब्लैक लोगों की शिकायत की है। बर्नार्ड उन्हें कागजात दिखाता है जो साबित करते हैं कि वो इस इमारत का मालिक है, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। पूरी मरम्मत होने के बाद बर्नार्ड एक अपार्टमेंट में रहने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो व्हाइट लेडी यहाँ से घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो किसी भी काले यानी कि ब्लैक आदमी के पड़ोस में रहना नहीं चाहती। और अब जल्दी यहाँ पर और भी ब्लैक लोग किराए पर रहने के लिए आ जाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में पूरी इमारत किराए पर भर जाती है। पैट्रिक बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और बर्नार्ड को अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहता है। बर्नार्ड इमारतों को चुनने का काम करेगा और पैट्रिक भेदभाव से बचने के लिए व्यापार का चेहरा यानी कि बिजनेस का फेस बनेगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और 50-50% के पार्टनर बन जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक ये दोनों मिलकर बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और इनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैट और टोनी मरम्मत का काम करते हैं, जबकि बर्नार्ड की वाइफ घर को डेकोरेट करती है। एक दिन बर्नार्ड अपनी वाइफ को एक घर के बारे में पूछता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और उसे बताता है कि ये घर हमारा नया घर है। दरअसल उसने अपने परिवार के लिए घर खरीदा है। कुछ समय बाद पैट्रिक्स अपने बिस्तर पर मृत पाया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पैट्रिक्स की पत्नी कहती है कि वो व्यापार खत्म करना चाहती है और बर्नार्ड को केवल 25% पैसे देने की बात कहती है। बर्नार्ड उसे रोकता है, क्योंकि उसका हिस्सा 50% होना चाहिए, लेकिन उसका नाम किसी भी कागज में नहीं था, इसीलिए उसे या तो एक कम पैसे लेने होंगे या कुछ भी नहीं। वकील बर्नार्ड को बताता है कि उसे अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए एक गवाह की जरूरत होगी। इसके बाद बर्नार्ड रीड से मिलने बैंक जाता है, लेकिन वो उसे मिलने से मना कर देता है। बाहर निकलते समय बर्नार्ड एक बोर्ड देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि बैंक को एक बड़ी जगह की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि बैंक जल्द ही इस जगह को खाली करने वाला है। अपना आइडिया लेकर वो जो के पास जाता है और उसे बताता है कि वो बैंक वाली इमारत को खरीद लेंगे। इस तरह से उस जगह को किराए पर लेने वाला कोई भी बैंक उन्हें लोन देने से मना नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो अधिक से अधिक नई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। जो को भी आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी गोरा आदमी काले लोगों को बैंक वाली जगह नहीं बेचेगा, इसीलिए वो मैट को व्यापार का चेहरा बनाने के लिए बुलाते हैं। मैट थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वो इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता, और वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। अब भी वो उसी बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक वेट्रेस आती है, जो उससे पूछती है, क्या आप ठीक है? वो वेट्रेस को बताता है कि मुझे रियल एस्टेट में काम करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिससे वेट्रेस बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अब मैट को भी लगता है कि उसे काम करना चाहिए। इसीलिए बर्नार्ड के पास जाता है और उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे पहले मैट को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का पहला कदम होता है कि अमीर लोगों की तरह दिखना, उनके तौर तरीके सीखना, उनकी तरह बात करना, जिसके लिए उसे गोल्फ खेलना भी सिखाया जाता है। जल्दी वो एक बैंकर से मिलते हैं जिसका नाम डोनाल्ड है, जो उन्हें 2 मिलियन का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि वो इमारत को कम कीमत पर खरीदेंगे। और अब बर्नार्ड मैट को काम के लिए जरूरी हिसाब किताब सिखाता है। हालांकि गणित मैट का बहुत अच्छा नहीं है। अगले कुछ हफ्तों तक मैट गोल्फ और गणित सीखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। शुरू में उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी वो अपनी मेहनत से सब कुछ सीख जाता है। वो अपनी गोल्फ के गेम से और गणित के हिसाब से सबको हैरान कर देता है। इसके बाद वो अपना सूट पहनता है। उसे खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका सिखाया जाता है। मैट गोल्फ खेलते समय हिसाब लगाने में कामयाब हो जाता है, तो ये तय करते हैं कि अब वो तैयार हो चुका है। मैट का अगला कदम होगा कि उस बैंक वाली इमारत के मालिक से, जिसका नाम चार्ल्स है, उस इमारत के बारे में डिस्कशन करना, जो कि एक खास क्लब में गोल्फ खेलता है, जो कुछ जुगाड़ करता है और मैट को वहां पर मेहमान के तौर पर ले जाता है, जो उसे और अमीर दिखाने के लिए उसका ड्राइवर होने का नाटक करता है। अपने गोल्फ के हुनर से मैट सबको प्रभावित करता है और चार्ल्स के साथ एक मीटिंग तय कर लेता है। जो और बर्नार्ड उसे 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग देते हैं और जब मीटिंग का दिन आता है तो
तो मैट चार्ल्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार होता है। उसने सारा हिसाब किताब याद कर लिया है और वो नाटक करता है जैसे वो मौके पर गणित कर रहा हो। अंत में चार्ल्स इमारत बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो जश्न मनाते हैं और अपना ऑफिस सजाते हैं। इनका बिजनेस अब बहुत तेजी से बढ़ता है और उन्हें जितना चाहिए उतना लोन मिल जाता है। वो शानदार इलाकों में बहुत सारी इमारतें खरीदते हैं और मैट भी अब आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होकर उसी लड़की से जो कि वेट्रेस थी शादी कर लेता है। कुछ ही महीनों में ये तीनों राज्य के सबसे बड़े रियल एस्टेट के व्यापारी बन जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिलता है। कुछ साल बाद सन 1963 में बर्नार्ड अपने परिवार के साथ टेक्सास लौटता है। उसके पिता उसे देखकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। अगले दिन वो अपने बेटे के साथ टहलने जाता है और उसे समझाना पड़ता है कि यहाँ पर काले और गोरों के लिए पानी के फव्वारे अलग अलग हैं। बर्नार्ड उस जगह रुकता है जहां वो जूते पॉलिश करता था और वहां के नए लड़कों से जूते पॉलिश करने को कहता है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है क्योंकि वो एक ब्लैक यानी कि काला आदमी है। फिर बर्नार्ड उस बैंक को देखता है जहां उसने सब कुछ सीखा था और उसे एक नया विचार आता है। बर्नार्ड लॉस एंजलिस लौटकर जो को बताता है कि वो टेक्सास वाला बैंक खरीदना चाहता है। जो कहता है कि बैंक चलाना बहुत ही मुश्किल काम है और टेक्सास के लोग एक काले मालिक को पसंद नहीं करेंगे। बर्नार्ड कहता है कि फिर से वो मैट को इस्तेमाल करेंगे। दरअसल बर्नार्ड को पता होता है कि वहां पर बहुत सारे काले लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता, इसीलिए वहां पर व्यापार की बहुत संभावना है। लंबी बहस के बाद जो मान जाता है, हालांकि वो इसे खतरनाक विचार कहता है। डोनाल्ड की मदद से वो टेक्सास वाला बैंक खरीद लेता है। पुराने मालिक और उसके बेटे रॉबर्ट की अभी भी 20% की हिस्सेदारी रहती है। बर्नार्ड टेक्सास के सभी काले लोगों से मिलकर उन्हें बताता है कि अब बैंक में उनका स्वागत है, हालांकि इसे गुप्त रखने को कहता है ताकि भेदभाव के कारण लोग इसे रोक न सके। बर्नार्ड और मैट मिलकर बहुत सारे काले लोगों को लोन देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। 3 महीने बाद रॉबर्ट को शक होने लगता है कि अचानक इतने सारे नए ग्राहक कहां से आ गए। वो मैट का पीछा करता है और उसे बर्नार्ड के साथ बात करते देख उसकी तस्वीर ले लेता है। उसी रात मैट की पत्नी कहती है कि मुझे यहाँ टेक्सास में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैट को पार्टनर बनाया गया है, फिर भी सिर्फ उसे तनख्वाह मिलती है। अगले दिन रॉबर्ट बर्नार्ड के घर आता है जहां पर पहले से जो और मैट भी होते हैं। वो उनसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम काले लोगों को लोन देते हो, लेकिन उसे डर है कि अगर यहाँ के व्हाइट लोगों को पता चल गया तो जल्दी उनका बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के व्हाइट लोग नहीं चाहते कि उनके बैंक में काले लोग भी आकर पैसों का लेन देन करें। जिसके बाद वो उन्हें एक सरकारी जांच का पत्र दिखाता है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोन्स की शिकायत होती है जो लोगों को बिना पूरे डॉक्यूमेंट्स के बिना दिए गए हैं और 1 महीने के अंदर इस पर जांच होगी। रॉबर्ट यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैट उन्हें एक छोटा बैंक खरीदने के लिए कहता है जिसे वो खुद चलाएगा। इस बैंक को खरीदने के बाद ये बैंक के लोन्स को दोनों बैंक्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि इन लोगों ने एक ही बैंक से इतने सारे लोन्स काले लोगों को दिए हैं जिनके पास उनके पेपर्स भी पूरे नहीं थे। जो और बर्नार्ड को लगता है कि इस काम को करने के लिए इनके पास इतना अनुभव नहीं है और इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। पर अब मैट इनके सामने एक शर्त रखता है कि वो नया बैंक तभी खरीदेगा जब ये उसे अपना पार्टनर बनाएंगे। मजबूरी में वो मैट को अपना पार्टनर बना लेते हैं। मैट छोटा बैंक खरीद लेता है। पहले दिन बर्नार्ड की वाइफ एक सफाई कर्मी बनकर बैंक की निगरानी रखती है, जबकि टोनी और बर्नार्ड लोन बांटने की योजना बनाते हैं। अगले दिन मैट कागजों पर साइन करता है। रॉबर्ट उसे बताता है कि गोरे लोग बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया है। बर्नार्ड और जो को लगता है कि ये अफवाह खुद रॉबर्ट ने उड़ाई है। जब सरकारी अफसर जांच के लिए आता है तो मैट घबराकर बर्नार्ड को बुलाता है। बर्नार्ड सफाई कर्मी का भेष बदलकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। जांच में पता चलता है कि मैट ने हिसाब किताब में बहुत बड़ी गड़बड़ की है और उसने एक ऐसे वकील की मदद ली है जिसे रॉबर्ट ने ही समझाया था। उन्हें समझ आ जाता है कि रॉबर्ट ने उन्हें फंसा दिया। नतीजा ये होता है कि इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और अब इन्हें $3 लाख भरने पड़ेंगे। पर जो और बर्नार्ड मैट की मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये उसी की गलती थी। बाद में मामला फ्रॉड का बन जाता है और बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है। FBI बर्नार्ड और जो को गिरफ्तार कर लेती है। वॉशिंगटन में एक सीनेटर इस मामले को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैट को वादा किया जाता है कि अगर वो अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। वो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देता है। बर्नार्ड के पास भी ऑप्शन था, लेकिन वो सच बोलना चुनता है। वो कहता है कि देश में बराबरी की बातें होती हैं, पर हकीकत में भेदभाव के कारण काले लोग आगे नहीं बढ़ पाते और उसकी बातों का कोई फायदा नहीं होता। सरकार उनकी संपत्ति को जब्त कर लेती है और उन्हें 3 साल की सजा होती है। जेल से छूटने के बाद बर्नार्ड और जो को पता चलता है कि मैट ने असल में उनकी भलाई के लिए ही गवाही दी थी ताकि वो लंबे समय के लिए जेल ना जाएं। उनकी सहमति से ही उसने किया था और सरकार के पैसे जब्त करने से पहले ही उसने उन दोनों के लिए घर खरीदे थे। यानी कि
अब उन दोनों के पास अपने अपने घर है। बाकी की जितनी भी संपत्ति थी वो सब सरकार ने जब्त कर ली। इस पूरी घटना से सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि उनके संघर्ष की वजह से 1968 में फेयर हाउसिंग एक्ट बना, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ब्लैक मैन यानी कि काला आदमी किसी भी गोरे आदमी के आसपास घर खरीद सकता है, जिसने भेदभाव को पूरी तरह से गैरकानूनी बना दिया। ये कहानी हार कर भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने की है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।